एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपको एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हरियाणा के लिए दे रहे हो, जीएमसी का देते हैं, एमपी ग्रुप 5 का देते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं, क्वेश्चन आपको आएंगे। साथ ही साथ चैनल पर आपको एएनएम की क्लासेस करवाई जाती हैं, नॉरसेट की क्लास करवाई जा रही हैं। एमपी ग्रुप 5 के लिए जो ऑल ओवर जितनी भी क्लास हो रही हैं आप सभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एमपी ग्रुप 5 में कुछ अलग से आएगा आपकी नर्सिंग से ही। तो आज की क्लास में हम 50 एमसीक्यूज पढ़ 17 मई से लेके आपको 3 जून तक 3 जून तक एक क्लास ऐसी रहेगी जिसमें टॉप 50 एमसीक्यूज रहेंगे आपके, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ डेली एक पेपर रहेगा आपको, जिसमें पेपर की बात करें हम तो आपका नर्सिंग के ही पेपर होंगे। एएनएम का हो सकता है डेली एक पेपर, नॉरसेट का हो सकता है, एमएचएसआरबी का हो सकता है, कहीं का भी पेपर आपको एक डेली एक पेपर भी रहने वाला है। तो जो भी लोग क्लास में नए हैं प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी कभी भी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। तो यहाँ पर और जो भी लोग नॉरसेट, एमपी, यूपी, एएनएम, जीएमसी, सीएचओ कहीं के भी पेपर्स परचेस करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। पेपर्स आपके लिए डायरेक्ट व्हाट्सएप में है जो सेंड किए जाएंगे। ओनली आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा। ऑल ओवर सभी पीडीएफ, यदि हम बात करें नॉरसेट की तो 175 में आपको पेपर्स प्लस जो पीडीएफ है वो अवेलेबल रहेंगी। एएनएम के हैं जो 22 सेट हैं 200 रुपीज़ में अवेलेबल हैं। ग्रुप 5 एमपी स्टाफ नर्स के 75 रुपीज़ में। सीएचओ ऑल ओवर इंडिया जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके पूछना है कि कहाँ के पेपर चाहिए, कब आपको मिलेंगे। तो ये सब डाउट आपके वहाँ पे भी क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है पर्ट्यूसिस का? वेक्टर, थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर फीको ओरल रूट। तो पर्ट्यूसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम होता है वूफिंग कफ। क्या है? वूफिंग कफ या फिर 100 दिन की खांसी। वूफिंग कफ, 100 दिन की खांसी या फिर पर्ट्यूसिस बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होगा। और यहाँ पर स्नीजिंग कफिंग के थ्रू होता है। सबसे कॉमनली यदि एज ग्रुप की बात करें तो पर्ट्यूसिस 2 साल से कम एज ग्रुप के बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है। किस एज ग्रुप के बच्चों को? 2 साल तक के इन्फेंसी पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है। ड्रॉपलेट का मतलब है छींकने खांसने से जो आपके ड्रॉपलेट उड़ेंगे, थूक उड़ेगा उससे। क्लियर? नेक्स्ट इज टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर द माउंटेक्स टेस्ट। माउंटेक्स टेस्ट की जो मेजरिंग की जाती है, जो आपके लिए इंट्राडर्मल रूट से पीपीटी इंजेक्ट किया जाएगा, कितना टाइम है जो लगेगा माउंटेक्स टेस्ट को रीड करने के लिए? अब कितने टाइम के बाद प्रॉपर रीडिंग आएगी? ऑप्शन है 24 to 48 आवर्स, 48 to 72 आवर्स, 10 to 12 आवर्स या फिर 2 to 4 आवर्स। तो माउंटेक्स टेस्ट की रीडिंग के लिए, माउंटेक्स टेस्ट की जो रीडिंग की जाएगी उसके लिए जो टाइम ज़रूरी है वो होगा 48 से 72 घंटे। कितना? 48 से 72 घंटे। जो ट्यूबरक्लिन टेस्ट है या फिर माउंटेक्स टेस्ट है, यहाँ पे देखिए 2 हाथ दिखेंगे। तो जब भी आप इंट्राडर्मल रूट से कोई भी टेस्ट किया जाता है, स्पेशली एलर्जन को लेके, स्पेशली टीबी का जो टेस्ट है, इंट्राडर्मल रूट से पीपीटी इंजेक्ट किया जाएगा। और यदि यहाँ पर पीपीटी इंजेक्ट किया, कोई भी इंड्यूरेशन नहीं है, रेडनेस नहीं आई है, मतलब क्या है? ट्यूबरक्लिन टेस्ट नेगेटिव आया। लेकिन यदि यही इंड्यूरेशन, रेडनेस, जहाँ जितना जो एक सर्किल बना दिया जाता है 10 mm डायमीटर में, यदि 10 mm डायमीटर के अंदर ये सर्किल बन जाता है तो ये क्या है? यहाँ पर मतलब टीबी पॉजिटिव और माउंटेक्स टेस्ट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इंजेक्ट क्या किया जाता है? पीपीटी। फिर कौन से रूट से? इंट्राडर्मल। कितने टाइम के अंदर सही रीडिंग आएगी? 72 घंटे। फिर कितना इंड्यूरेशन बनेगा? तो बनेगा 10 mm का, 10 mm का। टीबी होगी किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई से, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जील नेल्सन मेथड अपनाई जाती है। डॉट्स थेरेपी यूज़ की जाती है ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए। टीबी के ट्रीटमेंट में डॉट्स एटलीस्ट 6 मंथ तक, यदि कम से कम टाइम पूछें तो कब तक? 6 महीने तक है जो दी जाती हैं दवाई।
जो प्राइमरी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो एग्जाम में आती हैं। तो आपको टीबी से रिलेट करते हुए आपको 2-3 क्वेश्चन आएंगे ट्यूबरक्लोसिस से, या तो वो डॉट्स में से आ सकता है या फिर आपको टीबी के कॉजेटिव एजेंट से या फिर डिटेक्ट करने से। नेक्स्ट इज, और जो गॉन्स फोकाई बनते हैं वो भी ट्यूबरक्लोसिस में ही बनेंगे। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन कौन सी है? बीसीजी, टीएवी, साल्क या फिर सेविन। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है यहाँ पर वो कौन सी है? वो है सेविन। कौन सी? सेविन। और जो साल्क है वो क्या है? इंजेक्टेबल है। कौन सी? इंजेक्टेबल। बीसीजी वैसिलाई कालमेटिक यूरिन ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है। यदि जन्म से लेकर 1 महीने तक नहीं दे पाए तो सेम डोज रहेगा, लेकिन 1 महीने से 1 साल की एज ग्रुप तक दिया तो डोज डिफरेंट होगा, रूट सेम होगा, साइट सेम होगी। लेकिन 1 साल का यदि बच्चा ज़्यादा का हो जाए, 1 साल से ज़्यादा का, तो जब वहाँ पे जो बीसीजी वैक्सीन है वो नहीं दी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग एक्सेप्ट। तो सभी टीबी की ड्रग है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में यहाँ पर क्लोरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड या फिर पायराजिनामाइड। तो यहाँ पर क्या है जो कि टीबी की स्टैंडर्ड ड्रग नहीं, मतलब डॉट्स थेरेपी में नहीं आएगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, आइसोनियाजिड आएगी, पायराजिनामाइड आएगी, रिफाम्पिसिन आएगी, लेकिन क्लोरोमाइसिन नहीं आएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन क्या है? डीपीटी, बीसीजी, टीएबी या फिर ईसीजी। तो यहाँ पर जो वैक्सीन है क्या है? ट्रिपल एंटीजन, मतलब 3 एंटीजन है। वो क्या है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। क्या है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। नेक्स्ट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज, इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल है किसके बीच का? कि पर्सन सस्पेक्टेड है लेकिन उसकी बॉडी ने जो कॉजेटिव एजेंट एंटर किया है, उसने अपने साइन सिम्टम दिखाने स्टार्ट किए हैं, वो क्या है? क्वारंटाइन, रिकवरी पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड या फिर आइसोलेशन पीरियड। तो जो टाइम पीरियड जिसमें आपकी बॉडी साइन सिम्टम दिखा दे वो टाइम पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। हर एक डिसीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। जैसे कोविड का था 2 वीक और 14 दिन। क्वारंटाइन पीरियड का मतलब होता है कि आपको इन्फेक्शन नहीं है लेकिन आप किसी ससेप्टेबल पर्सन या फिर इन्फेक्शन वाले पर्सन से मिलके आए हैं, हेल्दी हैं, लेकिन तब भी आप अपने आप को दूसरों से अलग रखें तो वो कहलाएगा क्वारंटाइन पीरियड। आइसोलेट का मतलब होगा कि आपको अलग रखना। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में ही डिफरेंस। आइसोलेशन में आप बीमार होने के बाद आइसोलेट होंगे, लेकिन क्वारंटीन में आप हेल्दी हैं लेकिन आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिलके आए हैं तो आप क्या रहेंगे? थोड़ा अलग रहेंगे। नेक्स्ट इज रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन रूट क्या है? ऑप्शन में है ओरल, पेरेंट्रल, फीको ओरल या फिर कंटामिनेटेड वाटर। तो जो हेपेटाइटिस बी है क्या है? हेपेटाइटिस बी है, इसका ट्रांसमिशन मोड होगा पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल का मतलब है यहाँ पर ना तो फीकोरल होगा ना कंटामिनेटेड वाटर से होगा। जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो होगा फीकोरल रूट से। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है पेरेंट्रल का मतलब है कि निडल प्रिक इंजरी से आपको हो सकता है। माँ से बच्चे में वो वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से हो सकता है। तो जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी का वो क्या हो जाएगा? पेरेंट्रल। हेपेटाइटिस सी है तो मेनली वो ट्रांसफ्यूजनल रूट से ही होगा। मतलब यदि किसी का इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आपको लगा दिया तो आपको हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। तो इसीलिए हेपेटाइटिस सी को क्या कहा जाता है? ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस बी को सीरम। क्लियर? नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफॉइड फीवर। तो टाइफॉइड फीवर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंट्रावीनस, ओरोफेशियल, रेस्पिरेटरी या फिर ड्रॉपलेट। तो टाइफॉइड का जो ट्रांसमिशन रूट है वो क्या है? टाइफॉइड फीवर होता है साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। किससे? साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। अब यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी आपके अंदर कैसे जाएगा? तो ये जाता है जनरली कंटामिनेटेड फूड और जो पानी पीने से। तो यहाँ पर वो कौन सा रूट होगा? वो होगा ओरोफेशियल रूट। कौन सा?
ओरोफेशियल रूट। नेक्स्ट इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया या फिर स्टेफाइलोकोकस। तो जो डिप्थीरिया है, क्या है डिप्थीरिया? माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरक्लाई और जो लेप्रा है, तो ट्यूबरक्लाई हो गया माइकोबैक्टीरिया किसके लिए? टीबी के लिए, और लेप्रा हो गया लेप्रोसी और हैंसेंस के लिए। फिर स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जनरली थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करता है। फिर आता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, जो कि डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट है। किसका? डिप्थीरिया का। अब डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, वो कहलाता है सिक टेस्ट। कौन सा? सिक टेस्ट, SCHICK। सिक टेस्ट है जो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया में भी क्या है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ पर ही आपको जो इन्फेक्शन होगा, सर्दी खांसी बुखार टाइप के लक्षण होंगे, वो किसके? डिप्थीरिया के। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? कॉप्लेक स्पॉट्स किस में देखने मिलते हैं? मीजल्स में ही। मीजल्स का इंक्यूबेटरी पीरियड क्या है? 1 to 7 डेज, 7 to 14 डेज, 14 to 21 डेज या फिर 21 to 28 डेज। तो यहाँ पर जो इंक्यूबेशन पीरियड है किसका? मीजल्स का। मीजल्स का इंक्यूबेटरी पीरियड होता है 1 वीक से लेके 2 वीक तक का। कितना? 1 वीक से लेके 2 वीक तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका? मीजल्स का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 7 से 14 दिन। कितने? 7 से 14 दिन तक का। नेक्स्ट इज साइट फॉर माउंटेक्स टेस्ट। माउंटेक्स टेस्ट में कौन सी साइट में है जो PPT इंजेक्ट किया जाता है? ऑप्शन में है आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, डेल्टॉइड रीजन, पोस्टीरियर लेफ्ट फोर आर्म या फिर एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म। कौन सी जगह पर? क्वेश्चन है कौन सी जगह पर माउंटेक्स टेस्ट जो PPT इंजेक्ट की जाएगी तो होता है एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म में। कहाँ पर? एंटीरियर लेफ्ट फोर आर्म में। नेक्स्ट इज मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बोविन टाइप ऑफ ट्यूबरकुल वैसिलाई। मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन किसके लिए? बोविन टाइप ट्यूबरकुल वैसिलाई के लिए। मिल्क है, वाटर है, एयर है कि फूड है? मतलब बोविन डायरेक्ट तो आपके अंदर नहीं जाएगा, किसके साथ मिलके बोविन जो ट्यूबरकुल वैसिलाई अंदर जाएगा? वो जाएगा मिल्क के साथ, जो अनपास्चराइज्ड मिल्क होगा, अनपास्चराइज्ड मिल्क होगा उसके थ्रू। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? दूध। नेक्स्ट वन इज द पेनफुल मिक्चुरेशन इज। पेनफुल मिक्चुरेशन क्या है? एन्यूरेसिस, डिस्यूरिया, रिटेंशन ऑफ यूरिन या फिर डायरिया। डायरिया का मतलब है लूज मोशन, रिटेंशन का मतलब है कि आपको यूरिन लगी है बट बाहर नहीं निकल रही है, ब्लैडर फुल हो गया है। डिस्यूरिया का मतलब होगा पेनफुल मिक्चुरेशन। एन्यूरेसिस का मतलब होगा वेट वेटिंग और रात में सूसू करना, बिस्तर में सूसू करना, तो क्या है? एन्यूरेसिस और वेट वेटिंग। तो यहाँ पर पेनफुल मिक्चुरेशन, जहाँ पर भी डिस वर्ड जुड़ जाए मतलब कुछ ना कुछ एबनॉर्मल है, तो यहाँ पर डिसयूरिया मतलब क्या है? पेनफुल मिक्चुरेशन। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड फॉर इवाक्वेंट एनीमा इन एडल्ट। तो एडल्ट पर्सन में इवाक्वेशन एनीमा के लिए कितना सॉल्यूशन दिया जाएगा? इवाक्वेंट एनीमा यूज कब किया जाएगा? जब पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो और उस फीकल मटेरियल को बाहर निकालना है। तो इवाक्वेंट एनीमा में कितना सॉल्यूशन दिया जाएगा एक एडल्ट को? 100 to 250 ml, 250 to 350 ml, 500 to 1000 ml या 1000 to 1500 ml। तो सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा इवाक्वेंट एनीमा में, वो होगा 500 से 1000 ml तक। कितना? 500 से 1000 ml तक। नेक्स्ट वन इज द ड्रग यूज्ड टू रिलीव पेन। दर्द से राहत पाने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी? एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स या फिर एनाल्जेसिक्स। तो जो दर्द से छुटकारा पाने के लिए जो दवाई यूज़ की जाएगी वो कहलाती है एनाल्जेसिक्स और एनाल्जेसिया। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए, एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए है, एंटी एमेटिक्स होगी किसके लिए? वॉमिटिंग के लिए। नेक्स्ट इज हार्मोन सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस। तो जो मेल में गोनेट्स टेस्टिस है तो ये कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन, पिटोसिन, एंड्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, पिटोसिन ऑक्सीटोसिन के लिए है,
तो यहाँ पर एस्ट्रोजन फीमेल में सीक्रेट होते हैं, थोड़ा बहुत होते हैं सीक्रेट। नेक्स्ट आता है एंड्रोजन, मतलब टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस में के जो एरिया में लीडिंग सेल्स हैं वो इसको रिलीज करेंगे। क्या है? एंड्रोजन। इसको हम क्या कह सकते हैं? टेस्टोस्टेरोन रिलीज्ड बाय द लीडिंग सेल्स। नेक्स्ट इज 1 टीस्पून कंटेन्स हाउ मेनी ml? तो 1 टीस्पून में कितने ml होगा? 2 ml, 5 ml, 10 ml या फिर 15 ml? तो 1 टीस्पून में कितना ml रहेगा? 5 ml। कितना? 5 ml। नेक्स्ट वन इज 1 ml कंटेन्स हाउ मेनी ड्रॉप्स? तो 1 ml में कितनी ड्रॉप्स होंगी? 5 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स, 15 ड्रॉप्स या फिर 20 ड्रॉप्स? 1 ml में 15 ड्रॉप्स रहेंगी। कितनी? 15 ड्रॉप्स। एवरेज वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी? तो एक न्यूबॉर्न बेबी का वजन कितना होगा? 2 kg, 4 kg, 3 kg या फिर 5 kg? न्यूबॉर्न बेबी का, इंडियन बेबी का हम बात करें तो 2.5 to 3.5 kg तक कंसीडर किया जाता है। 2.5 to 3.5 kg मतलब बच्चा क्या है? नॉर्मल वेट में है। और यहाँ पर जो ऑप्शन में सही होगा वो क्या होगा? 3 kg। बिलो 2.5 kg कहलाते हैं लो बर्थ वेट बेबी, और जिनका वजन 4 किलो से ज़्यादा होता है वो क्या कहलाते हैं? लार्ज साइज बेबी। नेक्स्ट इज हाउ मच सॉल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सलाइन? तो NS बनाने के लिए आप 1 लीटर पानी में कितना सॉल्ट है जो ऐड करेंगे? ऑप्शन में 2 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम या फिर 9 ग्राम्स। तो कितना सॉल्ट आप ऐड करेंगे? तो यहाँ पर आप 9 ग्राम सॉल्ट है जो ऐड करेंगे। कितना? 9 ग्राम। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द सैक्रम? तो सैक्रम एरिया में कितनी वर्टिब्रा होंगी? 5, 3, 4, 1। तो कितनी वर्टिब्रा होंगी? तो जो सैक्रम एरिया है यहाँ पर कितनी होंगी? 5। कितनी? 5। सैक्रम में सैक्रम 1 से सैक्रम 5 तक, और लास्ट में जो कोकिक्स जिसको हम क्या कहते हैं? टेलबोन। क्या है? टेलबोन और कोकिक्स। सर्वाइकल में होती है 7, थोरेसिक में 12, लंबर में 5 और सैक्रल स्पाइन में 5। तो यहाँ पर जो सैक्रम एरिया में कितनी होंगी? 5। लास्ट में आता है आफ्टर द सैक्रम कोकिक्स जिसको कहा जाता है टेलबोन। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल्स? तो एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23, 44, 46 या फिर 40? तो एक सेल में यदि क्रोमोसोम की बात करें हम तो कितने होंगे? टोटल होंगे 46। यहाँ पर नंबर पूछे हैं तो 46, पेयर पूछे तो 23। XX होते हैं फीमेल में जो जेनेटिक क्रोमोसोम होंगे, और XY होंगे मेल में। नेक्स्ट इज द आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ? जो आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, कौन सी चीज़ जब क्लोज नहीं होगी तब होंगे? फोरामेन ओवल, डक्टस आर्ट्रियोसस, डक्टस वीनोसस या फिर मिट्रल वॉल्व? तो जो ASD है क्या है? आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, किसके क्लोज ना होने से होंगे? फोरामेन ओवल यदि बंद नहीं हो पाए फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल तरीके से तब ये कंडीशन कहलाएगी आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। होगी किसके कारण? फोरामेन ओवल के क्लोज ना होने के कारण। नेक्स्ट वन इज द विच इज़ अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन? तो यहाँ पर पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन A, K, B या फिर D? तो जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है वो है विटामिन B। कौन सा? विटामिन B। नेक्स्ट इज क्विकनिंग मीन्स? तो क्विकनिंग का मतलब क्या है? हियरिंग ऑफ द फीटल हार्ट साउंड, सडन सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, द मूवमेंट ऑफ द फीटस इन द यूट्रस फेल्ट बाय द मदर या फिर नॉजिया एंड वॉमिटिंग इन द मॉर्निंग। तो क्विकनिंग का मतलब होगा फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो एक माँ को अपने बच्चे के फील होते हैं। कहाँ पर? यूट्रस में ही जब बेबी रहे तो माँ को जो पहले मूवमेंट फील होंगे बच्चे के वो कहलाते हैं क्विकनिंग। जो यहाँ पर यदि किस जेस्टेशनल पीरियड में होते हैं तो 20 वीक की प्रेगनेंसी में, 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज कोलेरा इज कॉज्ड बाय अ काइंड ऑफ बैक्टीरियम कॉल्ड? तो कॉलेरा का कॉजेटिव एजेंट क्या है? कोलेरा एक तो जो कंटामिनेटेड वाटर है उससे होगा। अब यहाँ पे पूछा है कि जो कोलेरा का बैक्टीरिया है आपके अंदर, जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? ट्यूबरकुल बैसिलाई, विब्रियो कोलेरा, प्रोटोजोआ या फिर एंटमीबा हिस्टोलाइटिका? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका रिस्पॉन्सिबल होगा अमीबियासिस के लिए। फिर यहाँ पर आता है विब्रियो कोलेरा। क्या है? विब्रियो कोलेरा जो कि कोलेरा को कॉज करेगा।
ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। कोलेरा ट्रांसमिट कैसे हुआ? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल विल सीवियरली अफेक्ट्स द, यदि आपने शराब पी तो किस पार्ट को अफेक्ट करे, किस ऑर्गन को अफेक्ट करे? किडनी, ब्रेन, स्टमक या फिर लिवर? तो आपने पढ़ा होगा लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का सबसे कॉमन कॉज होता है अल्कोहल, क्या है? शराब पीना। क्योंकि जो अल्कोहल है या फिर जो भी आप मेडिकेशन लेते हैं वो उनका मेटाबोलाइजेशन कहाँ से होता है? लिवर से। लिवर से होते हुए जाएंगे। तो एक आप यदि हेल्दी पर्सन का लिवर और एक अल्कोहल वाले का लिवर देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल है किस पार्ट को अफेक्ट करेगा? लिवर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज द डिसीज इन विच द पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लॉट इजीली इज, तो कौन सी डिसीज है जिसमें पर्सन का ब्लड है जो इजीली क्लॉट नहीं हो, कुछ भी चोट लग जाती है तो क्लॉट बनने में देरी लगेगी? ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, रेबीज या फिर डायबिटीज़। तो वो कंडीशन है हीमोफीलिया, क्योंकि इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 है इनकी डेफिशिएंसी होगी। किसकी? क्लॉटिंग फैक्टर की जो क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पर जो हीमोफीलिया और जो रेबीज़ है तो डॉग बाइट के कारण होगा। डायबिटीज़ दो तरीके का होगा, मेलाइटिस और इंसिपिडस। हीमोफीलिया यहाँ पर क्या होगा? जिसमें पर्सन को जो 8वें और 9वें नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर है उनकी कमी होगी। क्या होगी? उनकी कमी होगी, जिसके कारण होगा। नेक्स्ट इज डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इज कॉज्ड बाय विच काइंड ऑफ एंटीबायोटिक, तो कौन सी एंटीबायोटिक खाने के बाद आपके दांतों का कलर बदल जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर पेनिसिलिन। एक पूछा जाता है कौन सी मेडिसिन लेने के बाद यूरिन का कलर चेंज होता है, तो वो है रिफाम्पिसिन। फिर यहाँ पे पूछते हैं कि बच्चे में जो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है वो किसके कारण होता है? होता है क्लोराम्फेनिकोल के कारण। रेडमैन सिंड्रोम होता है वैंकोमाइसिन के कारण। वैसे ही दांतों का कलर चेंज होगा टेट्रासाइक्लिन को खाने के बाद। किसके बाद? टेट्रासाइक्लिन लेने के बाद। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉज्ड बाय द फंगस, तो इनमें से फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? ऑप्शन में है यहाँ पे मलेरिया, एथलीट फूट, फाइलेरियासिस या फिर टाइफस फीवर। तो टाइफस फीवर क्या है? टाइफस फीवर बैक्टीरिया से होगा। टाइफाइड अलग है और टाइफस अलग है। वो एथलीट फूट क्या है? एथलीट फूट। फाइलेरियासिस और जो टाइफस फीवर है, टाइफस फीवर तो एक तरीके के हमें कह सकते हैं रिक्टीसिया एंथ्रोपोड, जो क्या है? बैक्टीरिया है रिक्टीसिया, इसके कारण हो गए। इसके कारण रिक्टीसिया के कारण, जो कि लाइस और जो फ्लीज है उनके काटने के कारण जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंट्री करेगा। लेकिन फंगल इन्फेक्शन यहाँ पर क्या है? एथलीट फूट। नेक्स्ट इज द फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय, फाइलेरियासिस का ट्रांसमिशन क्या है? एनाफ्लीज फीमेल मॉस्क्यूटो, ये मलेरिया के लिए है। एनाफ्लीज मेल मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स फीमेल या फिर क्यूलेक्स मेल। तो फाइलेरियासिस का पॉजिटिव एजेंट है क्यूलेक्स फीमेल मॉस्क्यूटो। हर एक जगह मच्छर की जो फीमेल प्रजाति है वही इन्फेक्शन कॉज करती है। तो यहाँ पर फीमेल मॉस्क्यूटो फाइलेरियासिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो क्या है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट वन इज द ब्लड ग्रुप कंटेन नो एंटीबॉडीज, तो कौन से ब्लड ग्रुप को कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगी? नेक्स्ट तो यहाँ पर ऑप्शन में ए, बी, ओ या फिर ए, बी। अब यहाँ पे जब एंटीबॉडीज हैं ही नहीं ब्लड ग्रुप में, तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी नहीं है वो क्या है? ए बी। कौन सा? ए बी। अब यहाँ पर ए बी वाले को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी है नहीं तो किसी का भी रिसीव कर लेगा। अब वो ग्रुप वाला होगा कौन सा? वो ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है जो, उसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। वो अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है। नेक्स्ट वन इज द डिसीज दैट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यहाँ पर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से कौन सी डिसीज होगी? लेप्रोसी, एड्स, ईचिंग या फिर स्कैबीज। तो यहाँ पर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है वो यहाँ पर होगी एड्स, जो कि HIV वायरस से होगी। किससे? HIV वायरस से। नेक्स्ट इज
टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो टाइफॉइड किससे ट्रांसमिट होगा? वाटर एंड फूड से, एयर से, टच से या फिर पर्सनल कांटेक्ट से। टाइफॉइड होता है साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से, जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वाटर एंड फूड। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर द डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो जो डिसीज बैक्टीरिया के द्वारा होगी वो कौन सी डिसीज है? कोल्ड है, टाइफॉइड है, टाइफस फीवर है कि चिकन पॉक्स है? तो यहाँ पर कोल्ड वायरस से होता है, टाइफस फीवर होगा। टाइफस फीवर मैंने अभी बताया जो बाइट का रिक्टीसिया उससे होगा, चिकन पॉक्स होगा। लेकिन टाइफॉइड है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा। और जनरली एंथ्रोपोड है, टाइफॉइड के लिए यदि रिस्पॉन्सिबल पूछे तो क्या है? एंथ्रोपोड। नेक्स्ट इज विच इज द इम्यूनिटी गेट बाय द बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिसीज, कौन सी इम्यूनिटी है जो आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन एक बार हो जाए तो हमेशा के लिए बन जाएगी? नेचुरल, पैसिव, आर्टिफिशियल या फिर एक्वायर्ड? तो इम्यूनिटी कहलाएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर, तो कौन सी सेल हैं जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या फिर वाइट ब्लड सेल्स? तो कौन सी सेल्स हैं जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्पफुल हैं? तो होती है WBC। जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो लड़ने का काम कौन करती है? WBC। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे WBC, तो इसीलिए इन्फेक्शन के टाइम पर WBC की काउंटिंग है जो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में कौन हेल्पफुल है? वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट इज द अ हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड हाउ मेनी टाइम्स अ ईयर, तो एक हेल्दी पर्सन एक साल में कितनी बार रक्तदान कर सकता है? 6 और 7, 5 और 6, 3 और 4 या फिर 2 और 3? तो एक हेल्दी पर्सन एक साल में 3 और 4 बार तक ब्लड डोनेट कर सकता है, 3 और 4 टाइम्स। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट एंड रेडियम आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज, तो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम में किस डिसीज को ट्रीट करने में यूज़ किए जाएंगे? कोलेरा, हीमोफीलिया, कैंसर या फिर सिकल सेल एनीमिया? तो रेडियो एक्टिव क्या है? कोबाल्ट है, किसको ट्रीट करने में यूज़ होंगे? तो होंगे कैंसर को ट्रीट करने में। ले किसमें? कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट और रेडियम। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑन, तो हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? रिसेंट में हमने इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया 12 मई को। अब बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे की। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? May 12, अप्रैल 7, अप्रैल 13 या फिर दिसंबर 18। तो हम वर्ल्ड हेल्थ डे है जो कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं WHO की स्थापना हुई थी इसी दिन, इसलिए 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। 2023 की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। क्या थी? 7 को। इस साल की थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट वन इज टू रिलीव फ्रॉम डिस्निया द अप्रोप्रिएट पोजीशन टू बी यूज्ड इज, तो डिस्निया से रिलीफ पाने के लिए कौन सी पोजीशन यूज की जाएगी? प्रॉन पोजीशन, सुपाइन, साइड लाइंग या फिर फॉलोअर्स पोजीशन? डिस्निया से रिलीफ पाने के लिए जो पोजीशन यूज की जाती है वो कहलाती फॉलोअर्स पोजीशन और हाई फॉलोअर्स पोजीशन। कौन सी? फॉलोअर्स या फिर जिसमें हाफ लेटे हाफ बैठे टाइप के रहेंगे आप। साइड लाइन यूज़ की जाती है आप एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना चाहें फिर अनकॉन्शियस पर्सन की ओरल केयर के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट इज प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रेग्नेंट वूमेन पर डे, तो पर डे कितने प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी एक प्रेग्नेंट लेडी को? 50 ग्राम्स, 55 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 65 ग्राम? कितने प्रोटीन की ज़रूरत होगी पर डे प्रेग्नेंट लेडी को? तो होगी 65 ग्राम। ये देखिए प्रेगनेंसी में टोटल कैलोरी की बात करें तो एक्स्ट्रा 300 कैलोरी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं लेना है। फिर जो लैक्टेशनल पीरियड है इसमें 550 कैलोरी, कितनी? 550 कैलोरी इनिशियल 6 मंथ तक, जन्म से लेके बच्चे के 6 मंथ तक 550 किलो कैलोरी। नेक्स्ट वन इज द फंडस इज एट द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस ड्यूरिंग विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो फंडस है जो किस वीक की प्रेगनेंसी में? द फंडस इज एट द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस ड्यूरिंग विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जो फंडल हाइट है मतलब जो यूट्रस है
यूट्रस को जब आप बाहर से यूट्रस तो देख नहीं सकते, तो जो हाइट दिखेगी वो कहलाती है फंडल हाइट है। तो फंडल हाइट यहाँ पे पूछी गई है एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, मतलब नाभि तक है जो फंडल हाइट, किस वीक की प्रेगनेंसी में पहुँच जाएगी। ऑप्शन में 16 वीक, 20 वीक्स, 24 वीक्स या फिर 28 वीक्स। तो किस वीक की प्रेगनेंसी में है जो फंडल हाइट है अम्बलाइकस तक पहुँचेगी। तो जो फंडल हाइट है आपको अम्बलाइकस की जगह एक्सीफेस्टर्नम तक पूछ सकते हैं, बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस पूछ सकते हैं, या फिर आपके लिए एग्जाम में अम्बलाइकस के अलावा आपको एक्सीफॉइड प्रोसेस पूछेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कहा है कि जो फंडल हाइट है अम्बलाइकस तक, मतलब नाभि तक किस वीक की प्रेगनेंसी में पहुँचेगी, 24th वीक की प्रेगनेंसी में, मतलब 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 24th वीक। अब यहाँ पे यदि बात करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस तक पहुँचती है 12 वीक्स में। कब, 12 वीक्स में। बिलो प्यूबिक सिम्फाइसिस पूछे 12, अपर प्यूबिक सिम्फाइसिस पूछे तो 16 वीक। फिर यहाँ पर आता है एक्सीफॉइड प्रोसेस तक पहुँचेगी जो फंडल हाइट है वो कब, 36 वीक की प्रेगनेंसी में। आफ्टर द 36 वीक के बाद क्या होगा, लाइटनिंग होना स्टार्ट होती है। तो फंडल हाइट 36 वीक की प्रेगनेंसी में क्या होगी, नीचे की तरफ जब बेबी सिम्फाइसिस प्यूबिस में प्यूबिक बोन में एंगेज होने के लिए आएगा, तो यहाँ पर उस प्रोसेस को कहेंगे हम लाइटनिंग। तो यहाँ पर जो आपको जेस्टेशनल वीक, मतलब वीक बाई वीक प्रेगनेंसी में जो फंडल हाइट है पूछी जा सकती है। जरूरी नहीं अम्बलाइकस तक पूछे, एक्सीफॉइड तक पूछ सकते हैं, बिलो सिम्फाइसिस प्यूबिस या फिर अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस एग्जाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट वन इज टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में टोटल वेट गेन है जो कितना होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर 7 to 8 kg, 10 to 11 kg, 13 to 14 kg या फिर 15 to 16 kg। तो प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होगा, क्या होगा, वेट गेन होगा वो कितना होगा। एक एवरेज प्रेगनेंसी में हम बात करें तो कितना वेट गेन होता है, 10 से 11 किलोग्राम में कितना होता है, नॉर्मल वेट होता है प्रेगनेंसी में। कितना नॉर्मल वेट है जो कंसीडर किया जाएगा। फिर यहाँ पर यदि बात करें कि जो नॉर्मल एक टर्म प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन कितना होता है, तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले यदि हम कैलकुलेशन की, प्रेगनेंसी में यदि 10 से 11 किलोग्राम वेट बढ़ा है, मतलब एक हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो किस तरीके से बढ़ता है। पहली चीज़, सबसे ज़्यादा यदि आफ्टर डिलीवरी के बाद ही 4 to 5 kg तक वेट है जो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि बेबी बाहर आएगा, 500 ग्राम का फीटस बाहर आएगा। मान लीजिए 2500 ग्राम का बच्चा हुआ है 2.5 kg का, तो जब बच्चा 2.5 kg का होता है तो जो प्लेसेंटा है वो भी 500 ग्राम का रहेगा। हमेशा जो बेबी है, जो अब कम, जो फीटस है, जो फीटस और यदि प्लेसेंटा के वेट में कंपैरिजन किया जाता है, कितना कंसीडर किया जाता है, 1/6 ऑफ द बेबी वेट। कितना, 1/6 ऑफ द बेबी वेट, 1/6 मतलब बच्चे का 6वें गुना। तो यहाँ पर यदि 2500 ग्राम बेबी का वजन है तो 500 ग्राम टर्म प्लेसेंटा का वजन होगा। ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट रेडी होते हैं ताकि जो बेबी पैदा हो उसको ब्रेस्ट फीड कराया जा सके। एक्स्ट्रा फ्लूइड रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, उसका वेट बढ़ेगा 1 से 1.5 किलोग्राम तक। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा आपका। यूट्रस, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का जो वेट होता है वो होता है 60 ग्राम, ओनली 60 ग्राम। लेकिन प्रेगनेंसी में 1000 ग्राम से, मतलब 1 kg से भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये बेबी को क्या करेगा, बेबी का जो पूरा भरण पोषण है वो सब यूट्रस में ही होता है, तो इसलिए यूट्रस की साइज भी बढ़ती जाती है। फिर जब यूट्रस आफ्टर द डिलीवरी के बाद, प्लेसेंटा एक्सपल्सन के बाद वापस नॉर्मल कंडीशन में लौटती है, तब यूट्रस है जो वापस से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगी, जो कि एक टाइम दिया जाता है 6 वीक का परपीरियम पीरियड होगा। एनर्जी स्टोर्ड एज फैट, तो प्रेगनेंसी में आपके अंदर जो वेट गेन होता है वो फैट बढ़ने के कारण भी होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि टर्म प्रेगनेंसी में वेट कहाँ कैसे कैसे गेन होगा, तो आफ्टर डिलीवरी तुरंत 4 से 5 kg वेट कम हो जाता है प्लेसेंटा का, बच्चे का, एमनियोटिक फ्लूइड का, कुछ ब्लड लॉस होगा, ब्लीडिंग होगी उसके कारण। नेक्स्ट वन इज द बर्थ वेट ऑफ द बेबी डबल्स एट द एज ऑफ, तो बच्चे का वजन है जो डबल किस एज में हो जाएगा, 3 महीने में,
6 महीने में, 9 महीने में कि 12 महीने में? तो बच्चे का जो वजन है वो किस एज में डबल होगा? तो ये हो जाता है 6 मंथ में। कब? 5 से 6 महीने की एज में। कब हो जाएगा? 5 से 6 महीने की एज में। 5 to 6 मंथ एज में क्या होगा? यहाँ पे बच्चे का वजन डबल हो जाएगा। यदि बच्चे का वजन 3 गुना होने की बात करें हम, कितना? 3 गुना होने की बात करते हैं हम, तो वो होगा कब? 1 साल की एज में। कब होगा? 3 गुना ट्रिपल 1 साल की एज में। तो यहाँ पर डबल 6 महीने में, ट्रिपल 1 साल में और क्वाड्रिपल 2 साल में। बच्चे की एट द टाइम ऑफ बर्थ हाइट कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर तक। कितना? 45 to 50 सेंटीमीटर तक। अम्ब्लाइकस कॉर्ड की लेंथ पूछी जा सकती है आपको, कॉर्ड कटिंग पूछा जा सकता है, कॉर्ड क्लैंपिंग पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो पीडियाट्रिक के हम जो सेपरेट 50 MCQs क्लास होगी उसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्फेंसी पीरियड इज फ्रॉम। तो इन्फेंसी पीरियड कब तक का पीरियड होता है? बर्थ टू 1 ईयर, 1 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 3 ईयर या फिर 3 ईयर टू 5 ईयर। तो इन्फेंसी पीरियड होगा 1 महीने से लेके 1 साल तक की एज ग्रुप का। कितना? 1 साल, 1 महीने से लेके 1 साल तक। तो जन्म से 1 महीने तक का पीरियड होता है, कहलाता है न्यूनेटल पीरियड। कौन सा? न्यूनेटल पीरियड। 1 ईयर टू 3 ईयर तक का पीरियड कहलाता है टोडलर। कौन सा? टोडलर पीरियड। फिर आता है 3 to 5 और 3 to 6 ईयर, ये कहलाता है प्री स्कूल एज ग्रुप। कौन सा? प्री स्कूलर या फिर प्री स्कूल एज ग्रुप किड्स। फिर आता है आपका 6 to 12 तक, ये कहलाती है स्कूल गोइंग। और फिर 10 to 19 ईयर तक कहलाती है एडोलेसेंस। 19 के बाद आप एडल्टहुड में प्रवेश कर जाएंगे। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। तो सभी डिहाइड्रेशन के साइन है किसी एक को छोड़कर। सनकेन टीयरलेस आइस, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, डायूरेसिस एंड डिप्रेस्ड फॉन्टेनल। तो डिहाइड्रेशन में सनकेन टीयरलेस आइस होंगी, स्किन इलास्टिसिटी नहीं होगी क्योंकि बॉडी में क्या हो गया है? डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड नहीं बचा है। डायूरेसिस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, डायूरेसिस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डिप्रेस्ड फॉन्टेनल जरूर होंगे। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ ORS एक्सेप्ट। तो सभी ORS के कंटेंट हैं किसी एक को छोड़कर। सोडियम क्लोराइड, शुगर, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है जो ORS का कंपोनेंट नहीं है? ORS सैचेट आपने पढ़े हैं। ORS सैचेट कब दिए जाते हैं? डिहाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेशन हुआ हो तब दिए जाते हैं, नोजिया वॉमिटिंग हुआ हो तब दिए जाते हैं, क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग डायरिया इन सभी में डिहाइड्रेशन होता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है? ORS। तो यहाँ पर ORS में क्या नहीं होगा? तो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। सभी माल न्यूट्रिशन के टाइप हैं किसी एक को छोड़कर। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मरासमस एंड क्वासियोरकर, तीनों हैं लेकिन बेरी नहीं है। बेरी थायमिन की कमी के कारण होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? बेरी। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मरासमस, क्वासियोरकर, ये तीनों माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण के ही टाइप हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल पिल शुड बी स्टार्टेड ऑन द विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन है जो आप OCP पिल्स लेते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, वो स्टार्ट करनी है। माला D हो गया, माला N हो गया या फिर छाया पिल्स हो गई। तो यहाँ पर आपको कब लेना स्टार्ट करना है? 2nd डे, 7th डे, 5th या फिर 10th डे। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन। कब? 5वें दिन से स्टार्ट करनी, 5th डे से। तो ये थी हमारी आज की क्लास 50 MCQs की। अब आपको डेली एक सेम टाइम पर 50 MCQs की क्लास रहेगी, जिसमें आपको हर एक दिन अलग अलग टॉपिक चेंज रहेंगे। कभी रिसर्च हो सकता है, कभी साइकेट्रिक हो सकती, कभी मैनेजमेंट या फिर कभी आपके लिए गायनेकोलॉजी। तो इस तरीके से आपको डेली 50 MCQ की एक क्लास होगी और एक पेपर होगा डेली। तो यहाँ पर ये आपका जो सिलसिला है 3 तारीख तक तो कंटिन्यू रहेगा, 3 जून तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक आपका नॉर्सेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। नॉर्सेट के अलावा ये क्वेश्चन आपके ग्रुप 5 में, HSSC में, OSSC में, MHSRB, CHO, NHM सभी जगह के पेपर में आपके लिए
हेल्पफुल रहेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो भी लोग जो भी पेपर्स परचेस करना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इन केस जब भी आपने मुझे मैसेज किया और मैं आपका तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे बाद रिप्लाई करती हूँ, यदि मैसेज सीन ही नहीं किया है तो उस केस में आप लोग, बहुत सारे लोग इवन ऐसे मेरे पास, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूँगी क्योंकि जिन्होंने भी मैसेज किए हैं उनके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग, मेरी सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको पेपर लेना नहीं लेना ऑलरेडी पेपर चैनल पर अपडेटेड है, तो आप प्लीज़ कोई भी ऐसे वर्ड यूज़ मत कीजिए जो मुझे हर्ट करें या फिर मैं मजबूरी में आके आपके स्क्रीनशॉट चैनल पर शेयर करूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर आप पेपर नहीं लेना चाहे तो बिल्कुल भी मत लीजिए। सभी पेपर चैनल पर मैं अपडेट कर देती हूँ ताकि किसी को भी ये ना रहे कि मैम ने अनफेयर किया है कि मुझे पेपर नहीं मिले, इनको मिल गए। चैनल पर सभी पेपर्स आपके लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं, बस PDF फॉर्मेट के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पे करना होता है, तो उसके लिए आप लेना चाहते नहीं लेना चाहते आपके ऊपर है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।